भागलपुर में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से दूर सड़क पर या ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में खाने पीने के साथ साथ चिकित्सा भी बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों के दरमियान राहत कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर खानकाए पीर दमरिया के सज्जादा नशीं सह वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। दिलदारपुर में जहां बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के लिए 10 दिनों तक वक्फ 159 शाह मार्केट द्वारा शिविर लगाकर खाना खिलाने का काम किया गया एवं गौवंश और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराया गया। वहीं आज बाढ़ में फंसे लोगों के बीच 9 से चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के बीच ग्रामीण चिकित्सकों की मदद से जरूरतमंदों को दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर वक्फ 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि इस आपदा के हालात में फंसे हुए लोगों की मदद करना धर्म और मानवता का सबसे बड़ा काम है। ऐसे कार्यों से सामाजिक सद्भाव और आपसी प्रेम एवं एकजुटता का पैगाम आम होता है। बता दें कि वक्फ 159 द्वारा सभी सामाजिक संस्था जो बाढ़ राहत में काम कर रही है उन्हें दवाइयों से भरा एक किट मुहैया कराया जा रहा है, जिसे ग्रामीण चिकित्सकों की मदद से जरूरतमंदों के बीच बांटा जाएगा। वहीं एक किट आज जनप्रिय संस्था के कर्णधार गौतम मल्लाह को वक्फ द्वारा मुहैया कराया गया, जबकि दूसरा किट सामाजिक सांस्कृतिक संस्था जनप्रिय को उपलब्ध कराया गया। राहत सामग्री वितरण के मौके पर साद हुसैनी, मोहम्मद अहमद, सागर महतो, सुदर्शन, मुन्ना, उस्मान और प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद भागलपुर में कई सामाजिक संगठनों ने बाढ़ राहत शिविर में जाकर बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने का काम किया है। इसी कड़ी में भागलपुर में खानका पीर दमरिया की ओर से भी कई जगह राहत कैंप लगाया गया है। सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि सर वक्फ की ओर से क्या व्यवस्था इस बाढ़ राहत को लेकर के की गई है। सबसे पहले अपनी बात का मैं आगाज़ करूं एक शेर के साथ कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। शायर ने पैगाम दिया है कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की सहायता और असहायों की मदद और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर करने में सहयोग का हाथ बढ़ाना। तो इन्हीं बातों को देखते हुए खानकाह पीर दमरिया शाह और ख़ासकर वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट खलीफा बाग, जो कि अल्लाह के फजल व करम से 1872 में वक्फ हुआ, फिर इसका रजिस्ट्रेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार पटना में 1949 में हुआ और उस समय से ही हमारे ख़ानदान के पूर्वजों ने और इस वक्फ के मुतवल्लियों ने समाज सेवा का काम और राहत पहुंचाने का काम किया है। अभी भागलपुर में बाढ़ की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा भयावह बनी हुई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस लायक समझा, इस काबिल बनाया कि हम अपने शहर वासियों के बीच जाकर या अपने लोगों, अपने घर के लोगों को भेजकर जो भी संभव मदद हो सकती है उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, कोई रोड पर है, कोई शिविरों में है। सरकार द्वारा और मुख्तलिफ संस्थाओं द्वारा भी ये नेक काम किया जा रहा है, परेशान लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने तौफीक दी वक्फ को और खानकाह को
आज जहां हर तरफ वक्फ बदनाम है कि वो लोगों की जायदाद हड़प लेता है, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। वक्फ दहाइयों से इस पूरे देश में जन सेवा का काम, लोगों को रोजगार देने का काम, लोगों की परेशानी में, दुख दर्द में उनके साथ खड़े होकर उनकी परेशानी को दूर करने का काम करता रहा है। इसी की कड़ी है कि ये चिकित्सा सुविधा वक्फ द्वारा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हजरत, यह देखा गया कि पिछले दिनों जो विश्वविद्यालय का शांति बाल निकेतन है उसमें भी वक्फ की ओर से आपका जो वक्फ है उसकी ओर से भोजन की व्यवस्था वहां पर की गई थी। उसमें प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। किस तरह की इंतजाम थे और अभी फिलहाल जो बाढ़ का जो जलस्तर बढ़ा है तो वहाँ क्या क्या मेडिकल शिविर लगाया गया है या भोजन सामग्री वितरण की जा रही है? हाँ, ये अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी और ईश्वर की अपार कृपा है कि उसने वक्फ को और खानकाह के द्वारा ये मौका हमें दिया कि हम लोगों की सहायता और उन तक मदद पहुंचाने का काम कर सकें। हम दिल की गहराई से प्रोफेसर देव मुखर्जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ जो विस्थापित हुए लोग हैं उनके बीच मदद पहुंचाने में अहम रोल अदा किया, किरदार अदा किया। हमारे साहबजादे साद और हमारे भाई मोहम्मद अहमद, बासूदा और उस्मान शाह और खानकाह के जितने हमारे रिश्तेदार हैं और यहाँ से मोहब्बत रखने वाले हैं, उन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस काम में शरीक होकर खानकाह की मदद की है। उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और 10 दिनों तक शिविर चलाया गया, खाना बांटा गया। हम चाहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी बने। अल्लाह से यही दुआ है। फिलहाल किन किन जगहों पर राहत सामग्रियां बांटी जा रही है इस वक्फ के द्वारा? हाँ, शंकरपुर है और आपके यूनिवर्सिटी के पीछे जो इलाका है खास तौर पर वहाँ काफ़ी पानी आ गया है। टिल्ला कोठी के पीछे जो मोहल्ले हैं, गांव हैं और दियारा इलाका है, वहाँ पर अभी फिलवक्त काम हो रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और जगहों पर खानकाह और वक्फ द्वारा मदद पहुँचाने का काम किया जा सके। फखरे आलम साहब, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों से क्या अपील करेंगे? कई तरह की सामाजिक संगठन यहाँ पर भागलपुर में काम करती है, उससे क्या अपील होगी संक्षेप में? हम यही अपील करना चाहेंगे कि मानवता की सहायता का आपदा के मौके में जो मौका आपको काम करने का मिला हुआ है, इस काम को करके अल्लाह को, ईश्वर को राज़ी कीजिए और जो इंसानियत का पैगाम है उसको आप अंजाम दीजिए। और ख़ास तौर पर जिसको खुदा ने नवाजा है, जिसको खुदा ने कुछ दिया है, वो अपने माल में से गरीबों का, असहायों का हिस्सा निकाल कर उन तक पहुँच कर उनकी मदद कीजिए, ताकि आपको अल्लाह रहमतों से, बरकतों से और इज़्ज़तों से नवाजे, आपको परेशानियों से निकाल कर आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। वाकई ये धर्म का और इंसानियत का बड़ा काम है कि जब ज़रूरतमंदों की मदद का वक्त आए तो हम दिल खोल कर उनकी मदद के लिए एकजुट होकर, खड़े होकर काम करने वाले बने। तो ये अभी आप सुन रहे थे खानकाह पीर दमड़िया के सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन को, जिन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी समुदाय के लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो बाढ़ पीड़ित है उनकी मदद करनी चाहिए। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भागलपुर के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आप धैर्य बनाए रखें। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और जो जिलाधिकारी है वो लगातार जो है तो राहत शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसी के साथ न्यूज अंग बिहार भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि बाढ़ पीड़ितों की आप जरूर मदद करें। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। देखिए, बाप 159 इनायत हुसैन पीर दमड़िया शाह मार्केट, इनके तरफ से पहले 10 दिन के लिए भोजन मुहैया कराया गया था आपका दिलदारपुर के विस्थापितों के लिए। और समय की मार देखिए कि पानी उतर गया, सब गांव लौट गया,
लेकिन 3 दिन के अंदर पानी इतना बढ़ा कि फिर उन लोग को लौट के आना पड़ा। अभी खाने पीने का शिविर में व्यवस्था तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन जो लोग गांव में फंस गए हैं बड़ा दुर्दशा है। तो अभी बफ के तरफ से क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो भी सामाजिक संस्था काम कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच में, उनको ये एक किट हम लोग मुहैया करा रहे हैं। यहाँ हर तरह का दवाई उपलब्ध है और उस दवाई जो है हम लोग उनको दे रहे हैं कि वो लोग ग्रामीण चिकित्सकों को मदद से उनको दवाई पहुंचाए, घाव घोष सर्दी बुखार पेट दर्द डिहाइड्रेशन सभी तरह का। और बफ भी अपने नाव के द्वारा अपने आदमी को भेज रहे हैं और जहां आदमी फंसे हुए वहां तक पहुंच कर हम लोग दवाई बांट रहे हैं। ये काम अभी भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के शाहपुर तमौनी गांव में सोमवार की देर रात मोहम्मद रियाज उद्दीन उर्फ राजू ने अपनी पत्नी बीबी शमसुन्निसा को पारिवारिक विवाद में चाकू गोद कर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उसकी 3 नाबालिग बेटी भी बगल में सोई थी, लेकिन जब तक परिवार के सदस्य जागे तब तक तेज आंधी और बारिश के बीच आरोपी मोहम्मद रियाज उद्दीन उर्फ राजू फरार हो गया। वहीं आनन फानन में जख्मी महिला बीबी शमसुन्निसा को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई, जबकि घटना के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक महिला तमौनी वार्ड संख्या 11 के आंगनबाड़ी में वर्ष 2004 से सहायिका के पद पर कार्यरत थी। मृतक महिला बीबी शमसुन्निसा को 5 बेटी है, जिसमें 2 बेटी की शादी हो चुकी है और 3 बेटी अभी नाबालिग है। घर वालों की माने तो राजू बीते 6 महीना से जान मारने की धमकी दे रहा था और वह अपना काम धंधा भी छोड़ चुका था। इधर देर रात हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है, जबकि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये सब मालूम नहीं था, उसके दिल में हुआ कि मरेंगे। हम तो जब देखे गए ना केवड़ी के पास, वो चद्दर ओढ़ कैसे सो रहा, फिर हम सोए नहीं, तो आया होगा वो यहीं पर। अच्छा, रात में खाने पीने के दरमियान आप लोग सब फैमिली साथ में थे? हाँ, सब साथ में थे, सब फैमिली दोनों, हम तीनों बेटी, उसकी तीनों, तो मेरी बेटी और हम चारों। जो आपकी जो बेटी जो जिनको मारा गया उनकी उम्र कितना है? 50। हाँ जी, ये मतलब अनुभव नहीं लग पाया कि आज की घटना होने वाला है? नहीं, हमेशा ही बोलता था कि यार तो को मारा मर्डर करा। जिस वक्त ये घटना घटी आप लोग को कुछ जानकारी मिला था उससे? नहीं, कुछ भनक नहीं। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? यहीं घर में, रूम में सोए थे? फिर यहीं सोए थे बरंडे पर। पता नहीं चल पाया? नहीं पाया। बेटी मेरी वहाँ सोई थी, बेटी 3 बेटी ले करके अपनी सोई थी, और बेटा तो मेरा वहाँ सोता था दरवाजे में, और एक बेटा मेरा ऊपर में सोता। लड़की जो है मेरे घर में रहने लगी, उसके बाद उनको 3 लड़की है, वो भी यहीं रहती थी। अब उस पार में वो अपना बगले में है, तो वो जो है अपना पकाता खाता था, और फिर बीच में एक रोज झगड़ा उड़ा हुआ। हम चाहा कि केस करेंगे, लेकिन केस नहीं किया, भतीजा भी था, और वो रोज बोले मर्डर करेंगे, तो हम लोग का ऐसे करेगा। कौन बोल रहा था? वही मेरा दामाद जो हुआ है, पति पत्नी मतलब पति। तो ये बगल में दोनों बच्चा सोई हुआ था, अपने भी सोई हुई थी, और वो जो अकेले घर में सोता था। करीब 12 बजे हम यहाँ पर सोए हुए थे। 12 बजे जो है वो आया अपने घर से हथियार लेकर के, और सामने में बैठी सोई हुई थी, और वो जो है एक डेग ऐसे रख के हम मारा, और मार के खींच करके भागा। क्या चीज से मारा था? ये नहीं जाना कौन हथियार था, और उसके बाद उसका पीछा भी किया, लेकिन नहीं पकड़ में आया, भाग गया। विवाद किस मैटर को लेकर के उठ रहा था? ये विवाद किस मैटर को लेकर उठ रहा था? विवेक किसी बात में हो गया होगा, और 2.5-3 महीना पहले सफाई भी, तलाक भी दे दिया है। अच्छा। वो यहाँ मेरे यहाँ रहती थी, अच्छा।
और वो अपना घर में खाना पाना बनाता था। और उसको देखा कि मौका और बाई चांस उस तरफ का केवाड़ी जो है खुला रह गया, समझा ना, और उसको मौका लग गया। केवाड़ी खोल के आया और सोई हुए ऐसे सेवे करी। 12 बज रहा था रात हमारे। जो घटा तुम लोग कहाँ थे? बगल में सोए थे अम्मी के। तो जिस टाइम घटना हुआ तो उस टाइम मालूम तुम लोग को नहीं हुआ? नहीं, जब वहाँ पर से पार हो गया था तब मेरी बहन चिल्लाई। पहले मम्मी गाय के जैसे डग रही थोड़ा, फिर बहन उठी मेरी, मेरे से बड़ी है, वो उठी, फिर तब वो चिल्लाई ना, तब हम लोग भी उठे। हम लोग जैसे उठे वैसे देखा खून, हम देखा यहाँ पे खून, जैसे हाथ हटाए कपड़ा, देखे यहाँ पे खून सुराग, यहीं पर गदाब रहे, इधर नहीं देखे थे। उस वक्त तुम्हारी अम्मी मतलब देख कर गई थी? नहीं, हल्का ऐसे कर रही थी बस। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पट्टी उट्टी बानी हल्का मामा, और फिर हम लोग गए गाड़ी वाले को बुलाने। तो जो मारा तो कौन था? पापा था। वो फिर भाग गया? वो पहले भाग गया था, मेरे से बड़ी देखी बात। तुम लोग को जगते एक तो फरार हो गया था? हाँ, वो फरार हो गया था। ये जो घटना हुआ तो क्या वजह था घटना करने का, क्या वजह था? पहले डिवोर्स हो गया था, उसके बाद बोल रहा था शादी करनी, फिर मेरी मम्मी बोली नहीं करेंगे, इसलिए माँ पहले बोलता था मारेंगे मारेंगे। अच्छा, किसी ने डिवोर्स के बाद फिर बीच में कभी विवाद हुआ था क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ, कचहरी आंगनबाड़ी में न मारिश था, जा 3-4 दिन जाकर के मारिश था। वो एनम लोग भी है वहाँ पे, मेडिकल है डॉक्टर, वहाँ पर उन लोग से भी पूछ लीजिए। कितने भाई कितने बहन? 5 बहन। भाई नहीं है? जो है लोगों में शुरू से वो बैठ के खाता था हमेशा। मेरे चचा जी भी हुए और फूफा जी भी हुए, ठीक है ना। तो मेरी चचेरी फूफू भी हुई। तो एक बैग जो अंधड़ के 10 मिनट पहले ही इन पर जा कर के हमला किया और 5-6 महीना हो गया था, इसको डिवोर्स दे दिया था। कौन हमला किया था? उनके पति। अच्छा। राजू नाम है। अच्छा, ठीक है। वो हमला किया, घर के बगल में ही घर था, एक गेट से एक गेट सटा हुआ था, बस तुरंत गया और जो है चाकू से वार किया। एक बार यहाँ पर किया, एक थोड़ा पेट के पास किया, नाभि के पास किया 2-3 बार, और लुंगी पहने हुआ और शर्ट पे, और छुरा लेते ही अपना वो भाग निकला। क्या मतलब क्यों वार किया? क्यों वार किया कि वो लोगों में डिवोर्स हो गया था, ठीक है, दोनों में डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स हो गया था तो ये अपनी माँ के यहाँ फिर रहने लगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये आंगनबाड़ी में सेविका थी, खाना वाना वगैरह बनाती थी, इसी में वार किया वो। और कब हुई थी शादी? ये हो गया लगभग वो 55 साल के उम्र के हैं। अच्छा। हाँ, इनका भी लगभग 52-53 उम्र है मेरे पुत्री का। और ये भाग गए, फरार हो गए। अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। क्या नाम था इनका? बीवी तो ये शमसुन निशा नाम। पति का नाम? पति का नाम रियाजुद्दीन उर्फ राजू। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? कजरेली थाना क्षेत्र का मामला है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद पुलिस आई और फॉरेंसिक लैब वाले आए, सारे जांच किए हैं, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। और यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भी अभी हम लोग आए हैं, साथ में चौकीदार जी थाना के लगा दिए हैं, गांव के ही हैं, इमरान जी उनके साथ ही आए हैं। और यहाँ पर अभी। आप कौन हुए? मैं उनका भतीजा हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परिसाल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एनएसएस छात्रों को सामुदायिक जीवन जीने के लिए सिखाता है, साथ ही छात्रों में आत्मविश्वास, एकता, सेवा भाव और अनुशासन की भी सीख देता है। सफर तय किया है, आज इसकी स्थापना दिवस है, उस पर चर्चा करने की एनएसएस कोऑर्डिनेटर ने रिपोर्ट जो है वो आपके सामने सबमिट कर दी। लेकिन उस उत्साह वर्धक की
जो प्रारंभ में ही बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय के जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार को बनाए जाने के बाद एक एनएसएस में अंदर तूफान बमंडर सा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ जो इस विश्वविद्यालय में संपादित एनएसएस कोऑर्डिनेटर पहले भी थे और आगे भी थे, लेकिन मैं जिसे बनाता हूँ पूरे विश्वास के साथ बनाता हूँ और इसके बारे में इसका उत्तर यहाँ से लेके राजभवन को भी देना पड़ा कि इतने दुनिया असिस्टेंट प्रोफेसर को मैंने क्यों बनाया, इसलिए कि मैं उसे जानता हूँ। 24 सितंबर है, 24 सितंबर 2024 और आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 24 सितंबर 1969 को महात्मा गांधी की जन्म जयंती के जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी। हम हर वर्ष आज के दिन राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाते हैं। आज हमारे यहाँ जितने 30 इकाई हैं, 30 विभिन्न महाविद्यालयों में 30 इकाइयां कार्यरत हैं। सभी इकाई में 100 स्वयंसेवक होते हैं। उन सभी 3000 स्वयंसेवकों में से 30 स्वयंसेवकों को बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड दिया जाएगा। 2 कार्यक्रम पदाधिकारी को बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड दिया जाएगा और 2 कॉलेज को बेस्ट यूनिट का अवार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आज एनएसएस के दिवस पे परिचर्चा, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किया गया है आज राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बहुउद्देशीय प्रचार में। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। भागलपुर बाईपास थाना अंतर्गत फुलबड़िया गांव के समीप शांति कुमारी का मंगलसूत्र लेकर बाइक सवार चोर फरार हो गया। पीड़िता शांति कुमारी ने बताया कि 2 युवक बाइक लेकर हमारे घर पर आए और हमें बताया कि हम लोग पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं, साथ ही सोना चांदी साफ भी करते हैं। इसी दौरान उसे घर से पानी लाने के लिए कहा। इसके बाद वे लोग मंगलसूत्र लेकर भाग गए। महिला ने घटना की सूचना बाईपास थाना को दी, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पतंजलि का सामान प्रचार करने के लिए आया था। बोला कि भैया बाबू पतंजलि का सामान 10 तारीख को लीजिएगा ना, भैया बाबू पाउडर साफ करने के लिए देगा, जैसे पीतल का तांबा बर्तन, ये चांदी का साफ करने के लिए। उसमें काला जैसा बोला कि ये मिला देते हैं, सोना का कोई चीज डालिएगा साफ हो जाएगा। बस उसमें पाउडर में बोला कि पैकेट में बंद कर देते, ऐसे नहीं, पैकेट में अंगूठी रहिए गया उसमें, और मेरा मंगलसूत्र सोना का गायब लेके भाग गया। फुलबड़िया, बैजानी फुलबड़िया, शांति कुमारी। अभी 15-20 मिनट हुआ है। 2 लड़का नहीं था, इस तरह का भैया था, हाँ इसी उम्र का है। पतंजलि का प्रचार होकर आ रहा था, पतंजलि का, हाँ पतंजलि का प्रचार कर रहा था। बोला कि इस पे 20% का छूट मिलेगा। हाँ बोला पहले पतंजलि का सामान का प्रचार करने के लिए दिखाया, नहीं घर पे। हाँ बैजानी फुलबड़िया, शांति कुमारी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले में देर रात हुई जोरदार बारिश और आंधी से शहर के कई हिस्सों से तबाही का मंजर सामने आया है। जगह जगह पेड़ और बिजली के तार टूटकर सड़क पर गिर गए हैं, जबकि कई जगह पर लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। शहर के हवाई अड्डा मैदान के समीप मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ और हाई टेंशन तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगने से स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।